जॉन मिशेल ने 1783 में अंतरिक्ष में एक ऐसे दानव होने की अवधारणा दी थी जिससे प्रकाश भी बचने में असमर्थ था, यानी ब्लैक होल, जहाँ पर प्रकाश की लाइट भी धीमी पड़ जाती है। फिर 1796 में गणितज्ञ पियर रे साइमन लाप्लास ने अपनी किताब एक्सपोजिशन डू सिस्टम टू मोडे के पहले और दूसरे संस्करण में ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ लिखा। फिर सन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि ग्रेविटी प्रकाश की गति पर भी प्रभाव डालती है, जिससे ब्लैक होल होने के चांसेस और भी बढ़ गए, क्योंकि जॉन मिशेल ने बताया था कि ब्लैक होल में जाकर लाइट भी धीमी पड़ जाती है, लेकिन हमने अभी तक ब्लैक होल को देखा नहीं था। 10 अप्रैल 2019 को हमने मेसियर 87 की फर्स्ट इमेज को देखा, जो कि हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन हमने लगभग 300 साल की रिसर्च को अब अपनी आंखों से देखा था। इधर विलियम हर्शल ने 40 इरिडानी स्टार सिस्टम को 31 जनवरी 1783 में खोज लिया था, लेकिन जब उन्हें ये नहीं पता था कि इसी स्टार सिस्टम में मौजूद होगा व्हाइट ड्वार्फ, और सन 1910 में अनयूजुअल फैटनेस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ को हमने ढूंढ निकाला था, और ये अब तक का सबसे पहला व्हाइट ड्वार्फ होने वाला था। अभी इसका नामकरण बाकी था, और फिर 1922 में विलियम ल्यूटेन ने इसके नेचर, कंपोजिशंस एंड कलर को देखते हुए इसको व्हाइट ड्वार्फ नाम दे दिया। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल एंड व्हाइट ड्वार्फ को कंपेयर और देखेंगे कि व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल अगर पास पास में आए तो क्या होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें। व्हाइट ड्वार्फ किसी स्टार का विकास का अंतिम समय होता है जिनका द्रव्यमान ब्लैक होल की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हमारे सूर्य से अधिक होता है। हमारे यूनिवर्स में लगभग 97% से अधिक स्टार मौजूद हैं। आमतौर पर व्हाइट ड्वार्फ कार्बन और ऑक्सीजन से ही बने होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ में फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होता है, इसलिए व्हाइट ड्वार्फ पर कोई भी एनर्जी का सोर्स उपलब्ध नहीं होता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण उत्पन्न होने वाली हीट को ही व्हाइट ड्वार्फ समर्थन नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेजेनरेसी प्रेशर को समर्थन करता है। इलेक्ट्रॉन डेजेनरेसी प्रेशर क्वांटम डेजेनरेसी प्रेशर मोस्टली सामान्य घटना है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू आइडेंटिकल हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स और अन्य सभी फेरमिन को अलग ही एक क्वांटम अवस्था में रहने से रोकता है। परिणाम के तौर पर अंतरिक्ष की छोटी सी मात्रा में किसी पदार्थ के कंपैरिजन के खिलाफ एक इमर्जेंट प्रेशर उत्पन्न होता है, जो किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कक्षीय संरचना को प्रदर्शित करता है या परिभाषित करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स के स्केल पर दिखता है। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन न्यूक्लियस रिपल्सन से अधिक हो जाता है तो डीजेनरेसी प्रेशर के अभाव के कारण न्यूक्लियस ही अकेला रह जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी मरने वाले तारे ग्रेविटेशनल कोलैप्स का विरोध करते हैं, जिसके कारण व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण होता है, जिससे व्हाइट ड्वार्फ बहुत ही घना क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि ये काफी डेंस होता है। जैसा हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। डीजेनरेसी प्रेशर के कारण नॉन रोटेटिंग व्हाइट ड्वार्फ का द्रव्यमान बढ़ने लगता है, जो कि चंद्रशेखर सीमा से लगभग 1.4 सोलर मासिव गुना होता है। के आगे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर को सहन नहीं कर पाता और एक प्रकार का सुपरनोवा विस्फोट के साथ इसमें विस्फोट होता है, जिसे कार्बन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए SN 1006 एक प्रसिद्ध उदाहरण है इस विस्फोट का, और ब्लैक होल भी इससे ही कुछ मिलता जुलता है। लेकिन व्हाइट ड्वार्फ जब बनता है तो बहुत ही अधिक गर्म होता है, लेकिन क्योंकि इसके पास कोई भी एनर्जी का स्रोत नहीं है तो ये धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, और कुछ समय के बाद ये अपनी ब्राइटनेस को कम करना शुरू कर देता है, और ये सफेद से लाल, और फिर धीरे धीरे जब इसका अंतिम समय आता है तो ये बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से किसी भी प्रकार की गर्मी या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, और इसका रंग काला पड़ जाता है, और ये व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में अब तक की स्टडी के अनुसार यूनिवर्स की वर्तमान आयु जो कि है 13.8 अरब वर्ष से अधिक समय लग सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स में एक भी ऐसा ब्लैक ड्वार्फ मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अंतरिक्ष को जितना डीप से जान रहे हैं उतने ही खुलासे हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी गैलेक्सी भी पाई गई जिन पर स्टडी करने पर पता चला जिनकी
एज हमारे ब्रह्मांड से भी अधिक है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी पर ही वैज्ञानिकों का सिर चकरा चुका है और इस पर वो अधिक शोध कर रहे हैं। इसलिए यह कह देना कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी ब्लैक ड्वार्फ मौजूद नहीं है सरासर बेवकूफी होगी, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में अभी भी बहुत सारे व्हाइट ड्वार्फ मौजूद हैं जिनकी आयु ब्रह्मांड की आयु के करीब ही है। और हमारी पृथ्वी के सबसे करीबी व्हाइट ड्वार्फ है सीरियस बी, जो कि हमसे 8.7 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो कि रात में आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। इसका नाम ग्रीक शब्द रेरियोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जलता हुआ, यानी कि चमकता हुआ, चिलचिलाता हुआ आदि। और सीरियस बी के ही कुछ लाइट ईयर्स पर मौजूद है सीरियस ए। और इन दोनों व्हाइट ड्वार्फ के बीच में लगभग 8.2 से लेकर 13.1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी है। इसके बाद प्रियोन बी, जो कि 11.46 लाइट ईयर्स, और वैन मेनन 2 14.07 लाइट ईयर्स व्हाइट ड्वार्फ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम व्हाइट ड्वार्फ को अब तक दूर से ही देख पाए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है जिससे हम उसको करीबी से जान पाए। लेकिन क्या होगा जब ब्लैक होल्स और व्हाइट ड्वार्फ आपस में टकरा जाएं या फिर दोनों करीब आ जाएं? जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक होल साइज में बहुत अधिक होते हैं। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल मैसियर 87 है, जो कि हमारी पृथ्वी से 5.35 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। और व्हाइट ड्वार्फ साइज में बहुत छोटे होते हैं। अगर इन केस ये दोनों आपस में टकराते भी हैं या फिर आसपास से गुजरते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर आकर्षित करने की कोशिश करता है और उसकी डेंसिटी इतनी हाई है कि वो हर एक चीज को अपने अंदर निचोड़ लेता है। क्योंकि हमें पता है कि लाइट भी ब्लैक होल के पास जाकर धीमी पड़ जाती है बिकॉज ग्रेविटी के कारण। जैसा कि हमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि ब्लैक होल इतना मासिव होता है कि इसके कारण स्पेस में भी कर्व आ जाता है, जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम इसका एक मेन एग्जाम्पल है। तभी हमारी पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में व्हाइट ड्वार्फ का क्या होगा, ये देखना बेहद ही अहम होगा, क्योंकि ब्लैक होल के संपर्क में आते ही व्हाइट ड्वार्फ ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ के पास एनर्जी का कोई भी स्रोत नहीं है, जिसके कारण उसके अंदर ग्रेविटेशनल कोलैप्स होगा, वो भी ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और व्हाइट ड्वार्फ इसको ऐसा करने में बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, जिसके कारण व्हाइट ड्वार्फ का अस्तित्व बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाएगा और ब्लैक होल इसको निगलने के बाद डकार भी नहीं लेगा। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, सच में कुछ ऐसी कंडीशंस कभी बन पाएगी? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।